हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है हम लोग नव वर्ष के शुभ अवसर पर असम राइफल एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा क्लास लाए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये बहुत ही धमाकेदार क्लास आज का होगा। ऐसा क्लास जो है आप लोग को यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आज का जैसा क्लास आज हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास के लिए आप जो है प्लीज़ एक लाइक जो है ज़रूर आप लोग कीजिएगा। सभी लोग जो है एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस क्लास के लिए। बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए ये क्लास लाए हैं। और आप लोग जो है सबसे पहले जितना भी हो सके आप लोगों से उतना अपने दोस्तों में जहाँ भी हो, जिनको असम राइफल्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन की ज़रूरत हो, जिनका एग्ज़ाम हो, उन सभी को जो है शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना मेहनत करके बनाए हैं आप लोग के लिए क्लास। इस क्लास में क्या क्या होने वाला है आप लोग को सब मालूम चलेगा। तो पहले आप लोग सबसे पहले दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तभी जो है हमारे मेहनत का जो है पता लगेगा कि हाँ, हम मेहनत किए इस क्लास के लिए, हमको जो है वो फल मिल रहा है। आप लोग जो है इस क्लास को देखिएगा, कितना धमाकेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे और ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएंगे। जीके के, इंग्लिश के, हर एक टॉपिक से 2-3 टॉपिक का होगा। हम लोग जीके के भी क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए किस तरह से आप लोग को जो है आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है शेयर करके जल्दी से इस क्लास में आ जाइए और क्लास को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग को जितनी भी क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो है हम लोग धमाकेदार क्लास जो है स्टार्ट करते हैं असम राइफल्स के रिटन एग्ज़ाम के लिए। जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट GK GS के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले केवल GK GS के क्वेश्चन नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन करेंगे, जीके के भी और इंग्लिश के भी, हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहेगा। ये नहीं कि हम लोग केवल आज जीके क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल हम बोले ना कि बिल्कुल आज अलग तरीके का क्लास होगा और अलग तरीके का क्लास आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग GK GS का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश में हम लोग वन सब्स्टिट्यूशन और प्रीपोजिशन भी करेंगे और भी बहुत कुछ है देखने को मिलेगा। आप लोग पहले क्लास में बने रहिएगा तभी आप लोग को मालूम चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग GK GS के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का फर्स्ट नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से। जो है विजय हजारे ट्रॉफी खेल जो है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। आप लोग को क्वेश्चन भी पूछे थे रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी भी जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देख लिए कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। केवल जीके के नहीं, आप लोग को शुरू में बता दिए, और भी हम लोग इंग्लिश में भी बहुत तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा। ऐसा क्लास जो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करते रहिएगा क्लास को और शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि प्रत्येक टीम में जो है एक टीम में कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या वॉलीबॉल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। वॉलीबॉल में जो है प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। आप लोग को फुटबॉल का भी बता दिए थे, रग्बी फुटबॉल का भी पूछे थे। ये सब क्वेश्चन आप लोग को बता भी दिए थे, और भी बहुत सारे खेल है उनसे भी रिलेटेड आप लोग को बता दिए हैं। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरभूमि। क्या हो जाएगा? वीरभूमि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान जो है वो दिल्ली में स्थित है। 4 नंबर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में है सीमा सुरक्षा बल, यानी कि BSF, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? BSF
सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल की जो है स्थापना हुई थी। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि असम राइफल की जो है स्थापना कब हुई थी। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी आप लोग को कमेंट कर बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। तो हम लोग पढ़ लिए कि सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें है कि तुर्की के संसद का क्या नाम है? तुर्की के संसद का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है तुर्की के संसद का नाम है। भारत का तो संसद ही है, संसद ही बोला जाता है, जिसमें 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। उस तरह से 6 नंबर में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं कि तुर्की के संसद का क्या नाम है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर जो है 7 नंबर में, इसमें भी संसद से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि फ्रांस के संसद का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल असेंबली। 6 नंबर में हम लोग पढ़े कि तुर्की के संसद का नाम क्या है? तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। और फ्रांस के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। क्या बोलेंगे? नेशनल असेंबली। अब आपको फ्रांस की राजधानी जो है कमेंट करके बताना है कि फ्रांस देश की राजधानी क्या होती है। 7 नंबर हम लोग पढ़ लिए, फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली और तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि फ्रांस देश की राजधानी क्या होती है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो इसका उत्तर है क्रूगर नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग को एक बात बता दें, आप लोग जब इस क्वेश्चन को जो नेट पर सर्च करेंगे तो आपको जो है दूसरा चीज़ दिखाएगा, एक दूसरा देश है, लेकिन ये जो है कुछ विश्व का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है क्रूगर नेशनल पार्क ही है दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग बुक में देखिएगा तो आपको यही दिखाई देगा। बुक में जब देखिएगा किसी भी बुक में तो आपको विश्व का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो क्रूगर नेशनल पार्क जो है वो है, और ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कीवी। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। 10 नंबर, नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? उत्तर है सामवेद। आप लोग को एक बात बता दें कि वेद जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। एक होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद 4 वेद होते हैं, और जिसमें से सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपको इस क्लास का स्किप नहीं करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं। जिस तरह से हम लोग पिछला जो मैराथन किए थे उसी तरह से हम लोग ये भी क्लास जो है करने वाले हैं। इसमें केवल जीके के नहीं बल्कि इंग्लिश के भी जो है आप लोग को आगे हम लोग क्वेश्चन दिखाई देंगे आप लोग को। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त था। आप लोग को जो है इस क्लास में हर एक तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री से हो, साइंस से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, सभी तरह के आपको जो है जीके के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं 11 नंबर हो गया 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? 12 नंबर क्वेश्चन में कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। बिंदुसार को जो है अमित्रघात भी क्या कहा जाता था? कहा जाता था। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में है 13 नंबर क्वेश्चन में कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप लोग को राष्ट्रीय उद्यान से भी 2-3 क्वेश्चन हर एक मतलब जो पार्ट में है आप लोग को जीके कराए थे उसमें आप लोग को करा चुके हैं। आप लोग को हर एक पार्ट में एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से जो है मिल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे जो है
अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में जो है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आप लोग को जो है बहुत ही आराम तरीके से पढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग बस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग के लिए। बहुत ही मेहनत करके इसको क्वेश्चन को आप लोग के लिए बनाए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है सोना का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है। सोना का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये आप लोग को सीरियल बाई में आप लोग को लिखा हुआ है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है सोना होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा सोना, और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सोना जो है उत्पादक होता है। तो आप लोग को सबसे पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीस लाइन बाय लाइन जो है दिया हुआ है रैंकिंग बाई कि किस राज्य में है सबसे होता है सोना। तो सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तो आप लोगों को समझ में आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर भी क्वेश्चन में क्या है कि कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है। कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर है उड़ीसा। इसमें भी जो है जिस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सोना का उत्पादक प्रमुख राज्य जो है थे लाइन बाय लाइन पढ़े कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है और किस, फिर उसके बाद किस में होता है, फिर उसके बाद किस राज्य में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। तो वहाँ इसी तरह इसमें भी है कि कोयला जो है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ राज्य में होता है उत्पादक, फिर उसके बाद झारखंड में, फिर उसके बाद उड़ीसा में। 17 नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया। आप चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है स्थित है। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। पामीर का पठार कहाँ स्थित है। पामीर का पठार कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है तिब्बत। तिब्बत में पामीर का पठार स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप लोग को बता दें इसका उत्तर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे जो है नज़दीक है। क्या है? नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो है ग्रह यही है और सबसे छोटा ग्रह भी सौरमंडल का यही है। नज़दीक का तो कंफर्म नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। नज़दीक नहीं, देखेंगे तभी बता सकते हैं, ऐसे नहीं कंफर्म नहीं है हमको। लेकिन सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ही, हमको लगता है नज़दीक ग्रह भी यही होगा। तो इसे तो हमको कंफर्म नहीं है। आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो सौरमंडल का सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध है या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए। हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि सौरमंडल का सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो बुध ही है और सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। अब चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है हीरा किस कारण चमकदार दिखाई देता है। हीरा किस कारण चमकदार दिखाई देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट को क्या होता है, इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग को कन्फ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा। किस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी कि दूर की अगर कोई वस्तु है तो उसको जो है कोई व्यक्ति आराम से देख सकता है, उसको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन क्या होता है कि नज़दीक जो पास की वस्तु होता है उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यानी कि दूर की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा परंतु पास की नहीं दिखाई देगा। तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि पास की वस्तु जो है आपको अगर दिखाई नहीं देती है तो तब क्या कहेंगे कि दूरदृष्टि दोष है। किसी को अगर पास की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब आप लोग को लगेगा आप लोग माइंड में आप लोग को घूम रहा होगा ये बात कि पास की वस्तु अगर नहीं दिख रही है तो ये तो निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप लोग जो है इसको
जो है दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जब भी जो है यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर उल्टा है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे रही है और पास की नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि पास की नहीं दिखाई दे रही है तो उसको दूर दृष्टि दोष है। अगर उसको दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई दे रही लेकिन पास की दिखाई दे रही है, तब क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। तो आप लोग को समझ में आ गया। दूर दृष्टि दोष को केवल देख के ये नहीं समझ जाना है कि दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर का वस्तु जो है उसको नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष यानी कि समझिएगा कि पास की वस्तु जो है उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आप लोग जो है उसका उल्टा समझ के आप लोग देखिएगा। समझ गए आप लोग? आप कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग हमें बताइएगा। 22 नंबर हो गया। आप चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। क्या है? सबसे हल्की धातु है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग सबसे हल्की धातु पढ़ लिए, अब सबसे भारी धातु के बारे में भी जान लेते हैं कि सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है और सबसे हल्की धातु कौन है? वो लिथियम है। और सबसे भारी धातु कौन है? वो है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो 24 नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज के बारे में आप लोग को बता दें कि मेगस्थनीज जो है एक ग्रीक राजदूत था, जो कि किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उन्हीं के दरबार में आकर इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश के अज्ञात शत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में? हर्यक वंश के अज्ञात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो आप लोग को 26 नंबर समझ में आया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग जो है हिस्ट्री का भी पढ़ रहे हैं, साइंस का भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए आप लोग को पॉलिटी के भी क्वेश्चन जो है आप देखने को मिलेंगे। तो 27 नंबर में है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है इसका 35 वर्ष। 35 वर्ष जो है राज्यपाल की, अगर आप लोगों को किसी को भी राज्यपाल बनना हो, जैसे किसी भी चीज़ के लिए एक न्यूनतम उसका एलिजिबिलिटी होता है, ठीक, तो उसी तरह से एक उम्र सीमा होता है। आप हर एक एग्ज़ाम कोई भी देते हैं या फिर कोई पोस्ट के लिए, उसके लिए एक सीमा होती है, उम्र सीमा। तो उसी तरह राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है कम से कम जो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 34 नहीं होनी चाहिए। भले ज़्यादा हो जाए 35 वर्ष से, लेकिन 35 से कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? यानी कि पहली बार जो है भारत में इमरजेंसी कब लागू हुई थी देश में? तो इसका उत्तर है कि अक्टूबर 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय जो है भारत में जो है आपातकाल लागू की घोषणा हो गई थी सबसे पहली बार। कब? अक्टूबर 1962 में। फिर उसके बाद लगता है भारत पाकिस्तान के युद्ध में फिर उसके बाद जो है आपातकाल लगा था। देख लेते हैं। भारत 1965 में लड़ाई हुआ था, लगता है भारत पाकिस्तान में उस समय भी जो है आपातकाल लगाया गया था। जब कोई देश से लड़ाई उड़ाई हो जाता है तो आपातकाल जो है लगाना ही पड़ता है। अभी उसके बाद से तो फिर कारगिल युद्ध में लगा होगा। ऐसे तो सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं अभी कि अक्टूबर 1962 में ही भारत चीन के जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो है भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल जो है आप लोग को राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि किसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, उनका प्रति माह मंथली वेतन जो है सैलरी कितना होता है? तो इसका उत्तर है 4 लाख। 4 लाख जो है वो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। कितना होता है? 4 लाख।
तो आप लोग को जो है हम बता दिए जीके से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें हम लोग हिस्ट्री किए, पॉलिटी किए, हर एक तरह के क्वेश्चन किए। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश के क्लास की ओर। इंग्लिश का हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीके का जो है जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 30 वो सब हम लोग कर लिए। अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश का जो है क्लास करते हैं। इंग्लिश के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग को प्रीपोजिशन मिलेगा, स्पेलिंग के भी एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछेंगे, फिर आपको क्या बोलते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, आगे बहुत खास आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं इंग्लिश का। तो आप लोग जो है क्लास को अभी भी छोड़कर मत जाइएगा प्लीज़। आप लोग को अगर जो है असम राइफल्स के अच्छी तरह से एग्ज़ाम में स्कोर करना है तो आप लोग को जो है क्लास को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। और इस क्लास को देखना ही नहीं केवल, बस कि पूरा आप लोग को याद भी करना है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर सबसे पहले पढ़ेंगे। हम लोग जीके के कर लिए, वो लोग आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को सब बता दिए, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा भी दिए। सबसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो है ए पर्सन लिविंग सेम टाइम एज अनदर। तो उसको क्या बोलेंगे, कंटेम्पोरेरी। क्या बोलेंगे, कंटेम्पोरेरी बोलते हैं। ए पर्सन लिविंग सेम टाइम एज अनदर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कंटेम्पोरेरी। अब आप लोग को बता दें कि इसको हिंदी में आप लोग को समझा देते हैं कि क्या होता है कि जो व्यक्ति एक ही समय पे एक ही टाइम पे कोई दूसरे जगह जो है आप लोग रह रहा हो, जैसे कोई देखते हैं कि जादू होता है, आप लोग फिल्मों में देखे हुए कि एक ही टाइम पर यहाँ से यहाँ चला जाता है, सेम टाइम में यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, दोनों जगह सेम टाइम में यहाँ पर भी होता है वहाँ पर भी होता है। तो उसको उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, कॉन्टेम्पोरेरी बोलते हैं। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि ए पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्रेडुलस। क्या बोलेंगे, क्रेडुलस, यानी कि जो व्यक्ति तुरंत जो है तैयार हो जाता है किसी पर विश्वास करने के लिए। अगर कोई बात बोले तो उस पर जो है तुरंत विश्वास कर लेता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। यानी कि ए पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, क्रेडुलस। ठीक, तो सेकंड नंबर भी आप लोग को समझ में आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डेमोक्रेसी। ये जो है आप लोग को मालूम ही होगा कि हमारे देश में अभी लोकतंत्र है, यानी कि प्रजा का शासन चलता है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो लोगों के द्वारा लोगों से सरकार चलती है। इन सभी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। हम ही लोग जो है ना सरकार को चुनते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक लोकतंत्र होता है। उसी तरह इसमें यही कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा चुना गया जो सरकार होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। प्रजा का शासन हम ही लोगों ने चुनकर जो है सरकार को बनाया है। तो इसमें यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यही कह रहा है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि मैच इन विच नाइदर पार्टी विन ड्रॉ। ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विन ड्रॉ। दो टीम है, उसमें मैच हुआ और उन दोनों के बीच कोई नतीजा नहीं आया, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ड्रॉ। यानी कि दोनों का बराबरी में जाकर मैच खत्म हुआ। तो आप लोग को 4 नंबर भी समझ में आ गया। अब चलते हैं 5 नंबर में। ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली डोमिसाइल। ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, डोमिसाइल। यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो जगह जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं। आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हैं कि नहीं, तो वही है यही कि वो जगह जहाँ पर आप लोग जो है हमेशा रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, डोमिसाइल बोलते हैं। आपका निवास स्थान वही है, परमानेंट। अब चलते हैं 6 नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि वन हु कैन नॉट बी इजली प्लीज।
वन हु कैन नॉट बी इजली प्लीज तो उसको बोलेंगे फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या बोलेंगे? फास्टिडियस। वन हु कैन नॉट बी इजली प्लीज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? फास्टिडियस। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? पोलीगैमी। यानी कि यहाँ पर ये तो आप लोगों को देख ही समझ में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का सेम मतलब दो शादी कर रहा, दो शादी कर लिया है सेम टाइम में। एक शादी हुई है पहले से, उसके बाद भी वो शादी कर चुका है, उसका उस व्यक्ति का वाइफ है या फिर किसी लेडीज़ का हस्बैंड सेम टाइम में दो है तो उसको क्या बोलेंगे? पोलीगैमी। क्या बोलेंगे? पोलीगैमी। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में है वन डैट लिव्स ऑन अनदर। इसका क्या हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? पैरासाइट। अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि डैट विच कैन बी क्लियरली सीन थ्रू तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, जिसे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। 10 नंबर में 10 नंबर में है ए पर्सन हु हेट्स वोमेन मिसोगाइनिस्ट। वह व्यक्ति जो क्या करता हो? किससे नफरत करता हो? औरतों से, तो उसको क्या बोलेंगे? मिसगोनिस्ट, मिसगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट। 11 नंबर वन हु स्पीक फॉर अदर। जो दूसरे के बारे में बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? स्पोक्समैन। जो दूसरों के बारे में किसी जैसे कि कोई भाषण दे रहा है तो किसी व्यक्ति के बारे में भाषण दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्पोक्समैन। 12 नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि डैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इनएक्सप्लिकेबल। क्या होगा? इनएक्सप्लिकेबल। तो 12 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? डैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इनएक्सप्लिकेबल। अब चलते हैं 13 नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आप लोग को कि वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट। जिसके पास जो है सारी शक्तियाँ हो उसे क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट। 14 नंबर में है कि वन हु इज लाइक बाई ऑल पॉपुलर। जिसे जो है सभी लोग पसंद करते हैं वो क्या होगा? लोकप्रिय होगा। जैसे कि जितने भी हीरो हो गए या फिर क्रिकेटर होंगे, कोई लीडर हो गए, नेता हो गए, जिन्हें जो है सभी लोग जो है पसंद करते हैं वो क्या होगा? लोकप्रिय होंगे, वो किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक। 14 नंबर हो गया। या फिर हमारे देश के सैनिक भी हो, उन्हें भी सब लोग जो है लाइक करते हैं तो वो भी हमारे लिए लोकप्रिय ही हैं। 15 नंबर में क्या है कि चाइल्ड, थोड़ा इधर उधर का जो है नॉइस आ रहा है, इसके लिए सॉरी। थोड़ा आप लोग जो है केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर जो बात सुनाई दे रहा है बहुत जो है हल्ला वल्ला हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। 15 नंबर में है कि चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर तो उसको क्या बोलेंगे? पॉस्थ्यूमस। बच्चे मतलब बच्चे के जन्म के पहले के बाद जो है, बच्चे के जन्म के बाद जो उसके पिता का देहांत हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पॉस्थ्यूमस। तो 15 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोग को इतना सारा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए। इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चन जीके जीएस के करें। अब चलते हैं हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ये भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है क्लास में अभी भी बने रहिएगा, अभी और बहुत बाकी है। अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ है, मतलब आधा मतलब इंटरवल तक हम लोग आ चुके हैं, अभी आगे जो है और पढ़ने वाले हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब फिक्स प्रीपोजिशन मतलब होता है कि वैसा वर्ड जिसके आगे मतलब प्रीपोजिशन वो हो, फिक्स प्रीपोजिशन वो होते हैं जैसे कि कोई वर्ड है, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर है कि प्राइड इन, यानी कि आपको कहीं भी प्राइड दिखाई दे प्राइड वर्ड, तो उसके बाद जो है इन प्रीपोजिशन जो है वो फिक्स है कि वो लगेगा ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि प्राइड वर्ड के साथ जो है हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। सेकंड नंबर में जो प्रीपोजिशन है वो है सेकंड में डिजायर के साथ है हमेशा फॉर का यूज होता है। जहाँ भी आप लोग को डिजायर मिल जाए, यानी कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आपको डिजायर के बाद देखना है कि ये वर्ड है कि नहीं, और डिजायर के बाद हमेशा जो है फॉर का यूज कीजिएगा। सेकंड नंबर हो गया। आप चलते हैं थर्ड
थर्ड नंबर है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं, पार्टिसिपेट इन, पार्टिसिपेट इन, पार्टिसिपेट के साथ हम लोग इन का यूज करेंगे। फोर में है प्रिपेयर फॉर। प्रिपेयर के साथ भी हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हमेशा, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रिपेयर के साथ जो है फॉर का यूज होगा, इसके अलावा जो है कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। 5 नंबर आस्क फॉर। आस्क के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे कब, जब किसी पर्सन के बारे में बोला जा रहा हो, यानी कि आस्क फॉर किसी पर्सन से जो है पूछताछ किया जा रहा हो, कोई पुलिस जो है किसी पर्सन से पूछताछ कर रहा है तो वहाँ जो है वर्ड का सेंस भी देखना है कि अगर वर्ड में कहा जा रहा है कि किसी पर्सन से पूछताछ हो रहा है तो वहाँ हम लोग आस्क के साथ फॉर का यूज करेंगे। ठीक। 6 नंबर में है लुक एट। लुक एट कब, देखिए यहाँ 6 नंबर में है लुक एट और 7 नंबर है लुक इनटू, तो दोनों में अंतर है। देखिए लुक एट कब होगा, जब सेंस हो देखने का, देखने का सेंस हो तो लुक के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि लुक के साथ हम बता दिए आपको तो एट हमेशा सब जगह यूज करना है, नहीं, लुक के साथ एट कब यूज करना है, जब आपको देखने का सेंस हो, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा हो कि किसी वस्तु को या फिर कहीं भी देखा जा रहा हो तो वहाँ हम लोग लुक के साथ एट का यूज करेंगे। और लुक इनटू की बात की जाए तो लुक लुक के साथ इनटू प्रीपोजिशन का कब हम यूज करेंगे, जब जांच पड़ताल की बात की जाए, जब जांच पड़ताल के क्वेश्चन में जो है बात की जाए तो वहाँ हम लोग लुक के साथ इनटू का यूज करेंगे। 8 नंबर में है अब है लुक के साथ फॉर प्रीपोजिशन। तो लुक के साथ फॉर प्रीपोजिशन कब यूज करेंगे, जब खोजने का बात हो रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा हो खोजने का बात हो रहा हो तो वहाँ हम लुक के साथ फॉर का यूज करेंगे। देखने की बात हो रही है क्वेश्चन में तो लुक के साथ एट, और जांच पड़ताल की बात हो रही है तो लुक के साथ इनटू। तो आप लोग जो है तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये नहीं कि केवल लुक जहाँ देख लिया वहाँ एट, जहाँ मन के इनटू, वहाँ मन के फॉर लगा दिए, तो नहीं। जब खोजने की बात हो, किसी वस्तु को खोजा जा रहा हो, कुछ चीज़ का भी खोज हो रहा हो तो उसमें हम लुक के साथ फॉर, जांच पड़ताल की बात हो रही हो तो लुक इनटू क्वेश्चन में, और लुक के साथ एट यूज करेंगे कब, जब देखने की बात हो रही हो क्वेश्चन में। तो आप लोगों को तीनों में समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है 9 नंबर डाई। डाई के साथ ऑफ का यूज करेंगे और डाई के साथ फ्रॉम भी यूज करते हैं। और डाई के साथ ऑफ कब यूज करेंगे, तो डाई के साथ ऑफ यूज करेंगे कब, डाई का मतलब क्या होता है, मरना होता है। और डाई के साथ फ्रॉम भी हम लोग यूज करेंगे कब, ये भी बता देते हैं। तो डाई ऑफ हम लोग तब यूज करेंगे जब कोई इंसान बीमारी से मर रहा हो। ठीक है, जब कोई इंसान जो है बीमारी से मरा हो तो हम लोग डाई के साथ ऑफ का यूज करेंगे। और डाई के साथ फ्रॉम का यूज कब करेंगे, जब किसी अन्य कारण से जो है उस इंसान की मृत्यु हो गई हो तो हम लोग डाई फ्रॉम का यूज करेंगे। और बीमारी से वो व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो डाई के साथ हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। तो आप लोग को 9 नंबर भी समझ में आ गया। अब चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में है कि इंट्रोड्यूस के साथ जो है टू प्रीपोजिशन लगता है। 11 नंबर में भी देखिए ध्यान से, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड के साथ ऑफ तब यूज करेंगे जब कोई जो है सामान या वस्तु पहले से बना हुआ हो, क्या हो, बना हुआ हो, तो हम उसको जो है मेड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। और मेड के साथ फ्रॉम तब यूज करेंगे जब कोई वस्तु जो है मान लीजिए कि किसी फॉर्म से जो है एक दूसरे फॉर्म में बदला गया है, जैसे कि दूध को जो है दही में बदला गया है तो ये मेड फ्रॉम। तो मेड फ्रॉम क्योंकि दूध को जो है ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या किया गया है, उसको परिवर्तन किया गया है। तो ऐसा अगर सेंस आए क्वेश्चन में तो मेड फ्रॉम करेंगे। अगर कोई वस्तु बना हुआ है तो वहाँ मेड ऑफ यूज करेंगे। तो 10 भी आपको समझ में आ गया, 11 नंबर भी आपको समझा दिए। अब चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है कि इलिजिबल के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। 13 नंबर में है प्राउड के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और 14 नंबर में है लाफ के साथ, लाफ वर्ड के साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट है 15 नंबर, एम प्रीपोजिशन के साथ हम लोग एट का यूज करते हैं, एम के साथ। और अब चलते हैं 16 नंबर में। तो 16 नंबर में है कि कंपेयर के साथ हम लोग विथ का
प्रीपोजिशन का यूज करते हैं कब, जब किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ जो है तुलना किया जा रहा हो। किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी, मान लीजिए कि दो व्यक्ति है ठीक, राम है, एक राम है, यहाँ आप लोग को अच्छे से तरीके से समझा देते हैं। तो देखिए ये है एक राम और एक ये है ठीक। यहाँ पर आप लोग को ये राम है, क्या है ये राम है, आप लोग को बता देते हैं। हाँ ये राम है और ये श्याम है। इन दोनों के बीच क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है किसी बात को लेकर कि तुम इन दोनों में कि ये इससे पढ़ने में तेज है, ये इससे राम जो है श्याम से जो है तुलना किया जा रहा है। एक दूसरे के बीच में क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। और किसी दो पर्सन के बीच में तुलना किया जाए तो हम लोग कंपेयर के साथ जो है विथ का यूज करेंगे ठीक। आप लोगों को 16 नंबर समझ में आ गया कि कंपेयर के साथ विथ हम लोग कब यूज करेंगे, जब दो व्यक्ति के साथ जो है दोनों के बीच अगर कंपेयर किया जा रहा है तो हम लोग कंपेयर के साथ विथ का यूज करेंगे। तो 16 नंबर भी आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है स्टैंड के साथ टू प्रीपोजिशन और स्टैंड के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। स्टैंड के साथ टू कब करते हैं, जब समर्थन करना हो, मतलब उस वर्ड में जो है क्वेश्चन में आपको दे रहा हो कि समर्थन की बात कर रहा हो तो हम लोग स्टैंड के साथ टू, और किसी का विरोध करना हो तो स्टैंड के साथ हम लोग अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो आप लोगों को 17 नंबर भी समझ में आ गया। अब चलते हैं 18 नंबर में। अगर आप लोगों को किसी प्रकार के भी प्रॉब्लम हो, जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग आप लोगों को करा रहे हैं, तो आप लोग हमें टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, जहाँ भी आप लोग को पूछना है आप लोग पूछिएगा। हम आप लोग का जो है ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे तो आप लोग को दिक्कत होने नहीं देंगे, क्लास में आप लोग को समझा रहे होंगे। तो 18 नंबर में है कवर विथ। कवर के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है हमेशा। 19 नंबर रिजल्ट इन। रिजल्ट के साथ इन प्रीपोजिशन फिक्स होगा जो कि लगेगा। रिजल्ट के साथ जहाँ भी आप लोग को रिजल्ट दिखे हम इन का यूज करेंगे। और 20 नंबर में है वीक इन। वीक के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम, आप लोग को जितने भी प्रीपोजिशन कराएं, वन नंबर सब्स्टिट्यूशन कराएं, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं 30, इतने सारे आप लोग को करा चुके हैं अभी तक। इन सभी में आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी जो है प्रॉब्लम, परेशानी सभी तरह की आप लोग की सॉल्व की जाएगी। तो आप लोग जो है अभी तक क्लास में बने ही होंगे, जो स्टूडेंट बने होंगे उनको जो है हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग जो है अभी तक क्लास में बने हुए हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। और इस क्लास को जो है शेयर आप लोग जो लोग कर दिए हैं उनको जो है थैंक यू, और लाइक जो है करते रहिएगा आप लोग क्लास को। अब चलते हैं हम लोग मेस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मेस्कुलिन फेमिनिन आप लोग को पहले बता दें कि जिस तरह से पुलिंग स्त्रीलिंग आप लोग जानते हैं, जैसे कि लड़का क्या होता है, लड़का का होता है लड़की, जैसे बॉय का क्या होता है गर्ल होता है, ऑक्स बैल का क्या होता है गाय होता है, राजा का रानी होता है। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है कुछ अलग अलग तरह का जो है मेस्कुलिन और फेमिनाइन वर्ड होगा। तो मेस्कुलिन और फेमिनाइन वर्ड आप लोगों को समझ में आ गया। पुलिंग और स्त्रीलिंग, जिस तरह से लड़का का लड़की होता है, राजा का रानी होता है, बॉय किंग, फिर ऑक्स काउ। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्टर एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका फेमिनाइन वर्ड क्या होता है एक्ट्रेस, यानी कि अभिनेता और अभिनेत्री। अब चलते हैं आगे। ऑथर का फेमिनाइन वर्ड क्या होगा ऑथरेस। जो लेखक होते हैं उसको ऑथर बोलते हैं, ऑथरेस लेखिका को बोलेंगे। ब्राइडग्रूम क्या होता है, ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, और इसका फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा ब्राइड, यानी कि दूल्हा दुल्हन। आगे है बोर, BOAR, बोर मतलब होता है सुअर। सुअर का फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा सो, यानी कि सुअरनी या फिर कुछ हो इस तरह से होगा। जैसे फॉक्स का फॉक्स एक मैक्सुलिन वर्ड है और फॉक्स यानी लोमड़ी होगा, लोमड़ी बोले। और फॉक्स का फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा विक्सेन। इनसे भी जो है मैस्कुलिन और फेमिनाइन वर्ड से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हॉर्स का जो है फेमिनाइन वर्ड क्या होगा मेयर, क्या होगा मेयर। ड्रेक
ड्रेक यानी कि नर बत्तख होता है और डक यानी कि मादा बत्तख हो जाएगा। तो ड्रेक एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा, डक। मोंक, मोंक मतलब होता है साधु और इसका फेमिनाइन वर्ड क्या होगा, नन। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नीफ्यू। नीफ्यू, नीफ्यू जो है मैस्कुलिन वर्ड है, इसका मतलब होता है भतीजा। और नाइस, नाइस मतलब हो जाएगा भतीजी, यानी कि नीफ्यू का जो फेमिनाइन वर्ड जो है वो नाइस होता है, भतीजा भतीजी। आगे क्या है, विजार्ड। विजार्ड मतलब क्या होता है, जादूगर। विजार्ड जो है मैस्कुलिन वर्ड है, विजार्ड का हिंदी होता है जादूगर, और विच माने जादूगरनी, यानी कि विच एक फेमिनाइन वर्ड है। तो आप लोग को आज का जो है जितने भी आप लोग को कराएं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, फिक्स प्रीपोजिशन किए, फिर उसके बाद क्या किए, मैस्कुलिन और फेमिनाइन वर्ड किए। तो आप लोग को उसमें जितने कराएं आप लोग सभी याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को अब बताना है ये स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से ABCD चारों में से जो है एग्रीकल्चर का स्पेलिंग करेक्ट कौन है। करेक्ट स्पेलिंग आपको एग्रीकल्चर का जो है कमेंट करके बताना है, चारों ऑप्शन में कौन होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपका कमेंट ज़रूर देखेंगे। आप लोग का जो है बहुत लोगों का सही होता है और बहुत लोगों का गलती भी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है सही करने का कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग से जो है अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए सब क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो है इस सभी को याद कर लीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैं कि आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि जो लोग लाइव नहीं देख सके वो लोग बाद में भी देख सकें। तो आप लोग को जो है अब इतना ही आज के लिए। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जिसका भी होगा क्लास आप लोग को बता दीजिएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इसका क्लास का PDF जो आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।